नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 14 नवंबर की तारीख थी, यहीं पर थे, मैं भी थी और ये दोनों मेहमान भी हमारे साथ थे, आशुतोष जी, विनोद जी। और प्रचंड जीत मिली है एनडीए को। एनडीए की झोली में जबरदस्त जीत आई है। अब तो आर्टिकल लिखना आपने लिख दिया कि मोदी इज मोजो इज बैक। अभी भी स्क्रीन पे मोबाइल में ही देखते हुए आपको लोग देख रहा है। तो आशुतोष जी ने एकदम लंबा चौड़ा तगड़ा आर्टिकल लिखा है कि मोदी इज मोजो। यहीं बैठे बैठे लिखा था और यहाँ पे कुछ और बोल रहे थे टीवी पे, और लिखने वाले में बोला गया होगा कि ऐसा लिखना है या मन से लिखा, अंदर से आया। लेखन जो है स्थायी भाव है, और अंदर से आया कि नहीं आया, अंदर से आया था कि नहीं है। अब देखिए, एक बात समझिए, जो हम बोलते हैं वो स्थायी भाव नहीं, जो लिखते हैं वो स्थायी भाव। पर दोनों में अगर अलग है, कथनी और लिखनी में, तो मुश्किल है। पूरा पढ़िए, आपको मजा आएगा। ठीक है, जरूर पढ़ेंगे। लेकिन मोजो इज बैक, मोदी इज मोजो इज बैक, अब ये हर जगह चर्चा हो रही है। लोग ये भी कहेंगे कि मोजो गायब कब हुआ था जो अब बैक हो गया। एग्जैक्टली, वो कई लोग कहेंगे, आपसे पूछेंगे। ये तो बाकी लोग हैं जिनको अपने अपने मोजो की सोचने की जरूरत है। कहावत आपने सुना होगा, क्या चुनाव ना आवे आंगन आयोग टेढ़ा, जो हमने आज नाम दिया है, तो उसकी एक वजह है, क्योंकि ये कहावत जो है ना कि सुना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब यहीं पर देखिए आप, चुनाव ना आवे आयोग टेढ़ा, अब यही हो रहा है ये। लेकिन बिहार में एनडीए के पक्ष में छप्पर फाड़ नतीजों के बाद आप देख ही रहे हैं, कभी अब वापस कोई मशीन पर बोल रहा है, कोई एसआईआर पर दोष बढ़ रहा है। बैठक में जहां तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पास हुआ, तो वही बैठक के बाद आरजेडी के बड़े नेता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। शक्ति यादव ने कहा कि 90% स्ट्राइक रेट किसी का संभव ही नहीं है। वैसे ही मुकेश सहनी कह रहे कि 10,000 में क्या आता है, बिहार सरकार आती है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो नतीजों वाले दिन ही चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने 10,000 से जोड़ा। तो सवाल यह है कि हार की ये हताशा है। नतीजों के बाद 45 दिन का समय मिलता है। किसी के पास चुनावी गड़बड़ी के सबूत हैं तो उसे सामने रखिए, लड़ाई लड़िए। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देना कि हमें सरकारी मशीनरी ने हराया, चुनाव आयोग ने हराया, बिहार का जनादेश जो आया है उसको अपमानित करने के बराबर नहीं है। ये सब तब हो रहा है जब हार को लेकर आरजेडी की फर्स्ट फैमिली का झगड़ा सड़कों पर आ चुका है। उधर नीतीश कुमार फिर ताजपोशी पर। एनडीए में सब कुछ स्मूथ नजर आता दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा दिलीप जायसवाल भी बोल रहे हैं, बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं वो सब मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई 20 को अब स्वेरिंग इन होना है। तेजस्वी यादव के घर के बाहर का तमाशा आपने देखा ही। तेजस्वी को ना बिहार मिला ना परिवार, यही है आज का हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, कुछ नंबर्स आपके सामने रखेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को भारत में पहली बार सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें मिली हैं। उनके सबसे ज्यादा विधायक हो गए हैं देश में। देखिए रिपोर्ट। एक और विजय की पटकथा है, तो दूसरी ओर हार के बाद टूट खींच और आपस की जूतम पैजार। मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय और रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। महागठबंधन में इस नौबत के बावजूद बिहार में एनडीए को मिली महाविजय पर महागठबंधन के कुछ नेता ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें हार खुद की कमी से मिली है। वोट की चोरी किया, मशीन का दुरुपयोग किया, और ये मशीन जब तक नहीं हटेगी तो लोकतंत्र इस देश का मजाक। ये जो जनादेश है ये मशीनरी जनादेश है। 90% स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था, जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। विपक्ष के कैंप में कुछ लोग ये तो मान रहे हैं कि उनका संगठन कमजोर है, लेकिन साथ ही एनडीए पर उंगली उठाए जाने से बचा नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, बिहार के चुनाव में
अथाह काला धन इस्तेमाल हुआ है। जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाइए। मीटिंग करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। हमारा संगठन कागजों के ऊपर है, जमीन पे नहीं है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ आरोपों पर जनता अपना फैसला देती है? जवाब है नहीं। जनता सबका सच जानती है और इसीलिए फैसला अपने विवेक से देती है। जो सीट को लेकर जो काफ़ी दिनों तक वो मामला सुलझा नहीं आपस में, उस मामले को जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिए था। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है, उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। उधर जब महागठबंधन अपनी हार को पचा नहीं पा रहा तो इधर एनडीए बिहार की नई सरकार की रूपरेखा तय कर रहा है। एनडीए की बैठकें लगातार चल रही हैं और ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार का फिर मुख्यमंत्री बनना सिर्फ औपचारिकता है। नीतीश कुमार जी पर कोई संदेह तो अब नहीं है? उन्हीं को होना है, इसलिए तो खाली विधिवत करना है। मतलब नीतीश जी की चयन की औपचारिकता आप लोग पूरी औपचारिकता पूरी हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। हर सहयोगी दल से कितने मंत्री होंगे, इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि 6 विधायकों पर एक मंत्री पद मिल सकता है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। 20 नवंबर को अगली सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबोध मेहता प्रवक्ता आरजेडी के, संजय कुमार प्रवक्ता जेडीयू के, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी हमारे साथ सांसद पूर्णिया के पहुंच गए हैं, जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी से एक छोटा सा इंटरव्यू हम लोग शुरू में करने वाले हैं, लेकिन पप्पू जी पूर्णिया में आकर आपका इंटरव्यू भी किए थे, आप तो बहुत एकदम आश्वस्त थे ये कि बहुत बड़ी जीत ये होने वाली है। आ रही हूँ एक सेकंड सर, 2-3 नंबर्स दिखाना चाहते हैं और आप भी देखिएगा क्योंकि अब तो नंबर सामने आ ही गए हैं। तो सबसे पहले हम जो गठबंधन का वोट शेयर है वो आपको दिखाना चाहते हैं। एनडीए को 47% वोट शेयर मिला है, 47%, 10% का इंक्रीज है पिछली बार से। 38 पर महागठबंधन अटक गया है और 15% आप देख रहे हैं अन्य को जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर दिखाई देती है। पार्टी वाइज जब आप इसी वोट शेयर को देख लेंगे तो बीजेपी को 20.4, जेडीयू को 19.6, बहुत फासला नहीं है। आरजेडी देखिए, आरजेडी जो है वो 23.4 पर है और कांग्रेस पार्टी को सर 8.9%। पप्पू जी 9% तो वोट्स आए हैं। अब देखिए मतलब आप अब आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। तीन चीज और दिखाने दीजिए क्योंकि इसी से सवाल और धारदार होगा। आप सोचिए कि जो अन्य है, जेएसपी है, जनसुराज की पार्टी पहली बार लड़ रही है, वो 3.5% वोट ले आई है। उसके बाद से सीट गणित तो आपको पता ही होगा, हमारे दर्शकों को जल्दी से रिकैप करा दे रहे हैं। 202 सीटें एनडीए की आई हैं, प्रचंड जीत जिसमें 89 है बीजेपी के, जेडीयू के 85, 19 एलजेपी के, और वहीं जब आप महागठबंधन का देखते हैं तो 6 सीट आपकी पार्टी की आई है सर और 25 कांग्रेस पार्टी की आई है। अब हम क्षेत्रवार जो पूरी तस्वीर है वो जब दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये इसमें पूरा मैप हम दिखा रहे हैं सर, 2020 का मैप और 2025 के नतीजे, और ये मैप का कैसे रंग बदल गया है बिल्कुल, वो हमारे दर्शक देख सकते हैं। आपको पता है इस बार के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक इस देश में हो गए हैं 2024 में, 1588। क्या हुआ सर? क्योंकि आप ही एक थे जो ईमानदारी से पहले दिन से कुछ खामियां थी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स थी, उसको आप पॉइंट आउट कर रहे थे। मेरे सामने तो आपकी आंखों में आंसू वहां पर आ गया था। क्या वजह समझ रहे हैं आप? क्या जी? अंजना जी, मैंने पहले ही आपसे पहले भी कहा कि कुछ गलतियां, कुछ भूल, कुछ गठबंधन धर्म की मजबूरियां, कांग्रेस का अपना अनुशासन और कांग्रेस का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल वे, ये गठबंधन धर्म का रेस्पेक्ट, खुद को खाद बनाना और लेके चलने में बहुत
दिक्कतें आती है सबको। पहले बीजेपी भी गठबंधन धर्म में जब पहला चरण का शुरुआत हो गया नॉमिनेशन, तब जा करके पूरा हुआ। तो ये सब में रहता है, गलतियां भूल होती है, उससे हम सीखते हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि शुरू से ही अमित भाई ये मन बना चुके थे कि देश में, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार यदि नहीं बनी है तो वो बिहार में नहीं बनी है। पहले आप जानिए। और दूसरी बात जानिए, महाराष्ट्र में शिंदे, हरियाणा में दुष्यंत, पहले रेड्डी और बाद में चंद्रबाबू नायडू। और इस तरह लगातार कई घटनाक्रम पहले भी, कभी डीएनए, कभी नीतीश जी के साथ 3 बार छोड़ना, कभी सदन के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी का कड़ा बयान, और फिर अपनी बीजेपी की सरकार बनाने की पूरी तरीके से कवायद, एसआईआर से शुरुआत। पूर्णिया में 49,000 वोट काटे गए एसआईआर में, और अगले बार हमको पूर्णिया में 65,000 वोट मिले, बीजेपी को वोट मिला 93,000। इस बार हमको 95,000 पूर्णिया में वोट मिला और बीजेपी को वोट मिल गया 1,27,000। वोट कटे पप्पू यादव के, ईबीसी के, ओबीसी के और माइनॉरिटीज के वोट कटे। आप इसको गिनती करके देख लीजिए। और बाद में 2 दिन पहले की प्रक्रिया में 22 लाख वोट जुटे बीजेपी के। अब आप आइए कि जब हमने अपने वोट कटने के बाद 95,000 वोट लाए, जिसमें हम सभी दल, सभी धर्म, जो बीजेपी को वोट देता था वो हमको वोट दिया। फिर बीजेपी 1,27,000 और 1,30,000 वोट कहां से लाई? एक। दूसरी बात, पूरे बिहार में आप जल्दी बोलना देखिएगा तो 95,000, 85,000, 80,000, 1 लाख के नीचे। हम अपनी बात कह के चले जाएंगे, आप बड़े लोगों से बात करते रहिएगा। आपसे बड़ा कौन है दुनिया में? हाँ। दूसरी बात आपसे कह रहा था कि नहीं, वो बहुत बड़े लोग सब बैठे हैं, मैं बहुत छोटा। मैं कह रहा था कि बीजेपी 1,22,480, सम्राट जी 1,22,480, क्या कहते हैं, विजय सिन्हा जी 1,22,408, मंत्री जी 1,22,000, मतलब 18 सीट 1,22,000, मतलब पूरे बिहार में 1,09,11,000 से ऊपर। मतलब जेडीयू को एक भी सीट 1 लाख से ऊपर नहीं है, इनको 1,22,000 से ऊपर ही, और एक इक्वल सीट है। और ये चुनाव जीते लगभग एसआईआर 108 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीती है 27 वोट से लेके 11,000 वोट के नीचे। ठीक है। और एसआईआर हुआ 49,000 से लेकर 19,000 तक। एक मेरी बात पहले समझ लीजिए। अब मैं आ रहा हूं 80% इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में, पोस्टल बैलेट पेपर में हम 60%, 70% वोट हमको मिली। जितना मंत्री हैं आप उठा करके अभी देख लीजिए, मैं भेज देता हूं। पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन को वोट ज्यादा मिला और ईवीएम में हमको वोट कम हो गया। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपके पास लाना चाह रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जीविका दीदी को आपने चुनाव में आपने एक पद दे दिया छोटा सा कि आपको ये चुनाव करवाना है, और 6 तारीख को जीविका दीदी के अकाउंट में आपने पैसा दे दिया कि आपको ये पैसा देना है। 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ आप कह रहे हैं महिलाओं को दिया, 30,000 आपने चुनाव के पहले एक मुश्त किसान को 6 दिन पहले दे दिया। पेंशन से लेकर के लगभग 40,000 करोड़ रुपया आपने बिहार की जनता को घूस दे दिया। अब मेरी बात सुनिए ना मैडम। अरे नहीं सर, आपकी बात तो सुन ली मैंने। काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे ना सर, हो गया सर। अपने अब आप काउंटर क्वेश्चन दो सुनिए। एक तो आपके पास एसआईआर में रिव्यू का मौका नहीं था। एक मिनट सुनिए ना। अरे गुरुजी थोड़ा बात मानना चाहिए दूसरे का। गुरुजी अरे बाबा, एसआईआर में रिव्यू का मौका था, नहीं था? पहले ही कह चुका। नहीं, मैं एक और 30,000 मकर संक्रांति पर देंगे, वो घूस नहीं थी। एसआईआर में मेरी बात तो सुनिए मैडम। उसके बाद आप
हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो रहा था, तब तक ये चुनाव की घोषणा। ये जो चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। इसने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस जन्म में 160 कह रहे थे इनके अमित शाह जी, 160 जीतेंगे, 160 जीतेंगे, सुपड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, एक डायरेक्ट पप्पू जी शासन करो। आप पप्पू जी एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, आप गुस्साइएगा मत, जवाब दीजिएगा। पहले ईवीएम से हारते थे आप लोग, अब एसआईआर से हारने लगे। ये नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे क्या? अब वो तो अलग बात है। नीतीश कुमार इतना अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर गौरव भाटिया से बातचीत कीजिए ना। नीतीश को सीएम बनाएंगे, मजबूरी है नीतीश कुमार की। मजबूरी है। थोड़ा देर उनके साथ डिबेट कर लीजिए, थोड़ा देर तो डिबेट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। गौरव भाटिया जी को दिखाइए भाई, सारे जो अन्य मेहमान हैं उनको दिखाइए। जो उनके डायरेक्ट सवाल थे उसका जवाब गौरव जी दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं वही सब बात, हालांकि हमने शो का ही नाम रखा है चुनाव नावे आयोग टेढ़ा, लेकिन ये जो अंतर को लेकर चर्चा हो रही है, ये ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहती हूँ। एनडीए ने 54% सीट, 54% सीट्स 20,000 प्लस वोटों के अंतर से जीती है। अपने दर्शकों के लिए फिर से बता रहे हैं, जो कुल सीटें एनडीए ने 202 जीती, उनमें उन्होंने 54% वोट जो सीटें हैं वो 20,000 प्लस के मार्जिन से जीती है। 500 से कम वाली जो सीटें हैं वो देखिए कितनी है, उसमें एनडीए के सिर्फ 4 है और महागठबंधन की तरह ये 2020 का एक तरफ आंकड़ा है, एक तरफ 2025 का है, ठीक है। अब 500 वोटों से कम वाला नंबर आपके सामने है, स्क्रीन देखिए सब लोग। 500 से कम वोटों के मार्जिन से कितना एनडीए जीता? 4, 2 महागठबंधन, 1 अन्य। अब आ जाइए 500 से 2000 के मार्जिन से 2025 में कितना जीते हैं, ये देखिए। 3 सीटें एनडीए, 5 सीटें महागठबंधन और 0 अन्य। जबकि 2020 के चुनाव में यही 500 से 2000 का मार्जिन कितना था? 9 महागठबंधन ने जीते थे, 6 एनडीए ने, 1 अन्य। अब आइए इसके ऊपर 2000 के 10,000 से मार्जिन जो है उसमें कितनी सीटें जीती हैं एनडीए ने? 33 सीटें। तो 10,000 तक के मार्जिन से 33 सीटें एनडीए ने जीती और 31 जीती थी 2020 में। महागठबंधन ने 15 जीती, पिछली बार 29 जीते थे, अन्य 0 है, पिछली बार 1 था। अब आ जाइए 10,000 से 20,000 के मार्जिन में, तो यहां पर आप देखेंगे कि एनडीए ने 53 सीटें जीती हैं और महागठबंधन ने 45, माफ कीजिएगा, पिछली बार 45 जीती थी एनडीए ने, इधर महागठबंधन ने इस बार सिर्फ 9 जीती है, जो आपने पिछली बार अतुल साहब 30 जीती थी। अब अगला कैटेगरी आ जाइए 20,000 से ऊपर वाला। गौरव भाटिया जी, वो 1 लाख कुछ के मार्जिन से जो आपके 5-6 बड़े नेता जीते हैं उससे होगा। तो जब आप 20,000 से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें देखते हैं तो एनडीए ने 109 सीटें जीती हैं, 109, और महागठबंधन ने 39। वो कह रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो अंजना जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहूंगा, मेरी आपत्ति है, दर्ज करिएगा। एक तीर से 2 नाइंसाफी होती है ना, तो दिक्कत होती है। और 2 नाइंसाफी क्या है मैं आपको बताता हूं। पप्पू यादव हो सकता है कि कांग्रेस के खलीफा हो, सबको लगता हो कि पप्पू यादव जो है अकेले बात अपनी रखेंगे और फिर चले जाएंगे आरोप लगा के, वो भी अनर्गल। ऐसा हमें नहीं लगता है। और नाइंसाफी ये हमारे साथ इसलिए है कि हमें नहीं बताया गया पहले से कि वो आएंगे, अकेले उनका साक्षात्कार होगा। ये तय करना आपका काम है, लेकिन हमें बताया नहीं गया। दूसरा, मेरे साथी हैं अतुल लॉन्डे जी, इतने प्रखर प्रवक्ता हैं, इनको साइडलाइन करके पप्पू यादव को बुला लिया जाता है पहले। तो ये भी मैं समझता हूं एक नाइंसाफी है। लेकिन जो पप्पू यादव पहले बोल के गए, मैं उसी पे उत्तर देता हूं। आपके कार्यक्रम में बोल रहे थे इलेक्शन कमिश्नर्स जेल जाएंगे। ये कहने की हिम्मत कहां से होती है? यही तो अराजकता है जो राहुल गांधी सिखाते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो खुद हो। और गलत तथ्य देके झूठ बोल के चले गए आपके चैनल से। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और चुनाव हो गए। उनको ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे रोक नहीं लगाई, मैं उपस्थित था वहां पे। और चुनाव की घोषणा बाद में होती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, जिनको महागठबंधन के मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जगह नहीं देते, उनका यह सम्मान होता है। खैर, वो जाने दीजिए। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
और जेडीयू ने, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व क्या है, मैजिक है, लोग उन पर यकीन करते हैं, उनकी विश्वसनीयता को मानते हैं, ये दिखा दिया है। प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति क्या होती है दिखा दिया। 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और जनता ने कहा जेडीयू, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, हम इनमें विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए क्या विरोधाभास है। आपकी रिपोर्ट और जो बयान चल रहे हैं नतीजे आने के बाद से, कारण तक नहीं तय कर पा रहे कि इतनी बुरी हार क्यों हुई है। ईवीएम, 10,000 रुपए महिलाओं को देना, काला धन इस्तेमाल होना और एसआईआर। अंजना जी कम से कम इतना तो कहिए कांग्रेसियों से और तेजस्वी यादव से, ये तय तो कर ले कारण क्या है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं, 8 बजे आज तक के शो पर कांग्रेस के प्रवक्ता निकले 14 तारीख को और कह रहे थे जीत हमारी होगी बिहार में, हम आश्वस्त हैं। 10:30 बजे 2.5 घंटे, अभी नतीजे नहीं आए थे, केवल जो है रुझान थे, और पवन खेड़ा ने कहा एसआईआर की वजह से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन चुनाव हार रहा है। आप मुझे ये बताइए, 8 बजे चुनाव जीत रहे थे, 10:30 बजे एसआईआर से हारने लगे। दूसरी बात देखिए, आज आरजेडी में फुल फ्रेम काट दीजिए एक बार, हो गया नहीं अब गौरव जी, नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए मैं लौट रही हूँ। एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, मुझे भी हटाइए, सबको हटा दीजिए। ये पूरा ट्रैकर हमने आपके लिए बताया है ताकि हमारे दर्शक भी इसको समझ पाए और आप इसको इंटरप्रेट कर पाए। जेडीयू के ट्रैक को आप खास तौर पर देखिए, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं डार्क ग्रीन जेडीयू, आरजेडी हल्का हरा रंग का है। जेडीयू को आप देखिए वो कैसे ऊपर जाने के बाद, मतलब पिछली बार के 43 से वो इस बार डबल 85 हो गए हैं, जस्ट डबल ऑलमोस्ट। और वहीं आप बीजेपी को देखिए कि वो 74 से कैसे 89 पे पहुंचे और 75 से गिरकर 25 पर आरजेडी कहां पर पहुंच गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो तो कांग्रेस पार्टी को ही देखना होगा। अतुल जी, 19 से 6। अंजना जी, हर बार आप सवाल हमसे पूछती है, आज अरे आप हारेंगे तो फिर क्या किया जाए? नहीं, हार जीत दोनों वक्त सवाल आप पूछ सकते हो ना, आपका पूछना काम है। मैं तो पूछ रहा हूँ, आज मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई दिक्कत है? ठीक है, बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूँ मैं। बड़ा मोजो है, आप ही एंकर है, बड़े, हाँ, बड़ा मोजो है, लेकिन हर स्टेट में किसी न किसी का साथ लेना पड़ता है। वैसे इतिहास गवाह है, कोई तानाशाह चुनाव हारता नहीं है, बड़ी मार्जिन से जीतता है, परवेज मुशर्रफ तक, हिटलर से लेकर, तो वो बात अलग है। तो 2004 तक आप इसी वजह से जीतते थे? नहीं, ऐसा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे कभी सवाल भी नहीं खड़े होते थे, और जिस तरह का सब चल रहा था, मैं सवाल कुछ खड़े करता हूँ, फिर बाद में बोल दीजिएगा, देखिए 2003 के एसआईआर का गाइडलाइंस का कॉपी मांगा था, फिर उन्होंने कहा कि ये कॉपी हमारे पास नहीं है, आरटीआई चलाया था, बोले नहीं कॉपी हमारे पास है नहीं, गुम हो गई है। फिर लोगों ने कॉपी निकाली, योगेंद्र यादव जी ने कॉपी निकाली, उन्होंने कॉपी सबके सामने रखी है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि तब इन्यूमरेशन किया था, बीएलओ इन्यूमरेटर ने, बीएलओ उसने सबको फॉर्म दिए थे, किए थे, ये सब सफेद झूठ था। इन्यूमरेटर घर मर गए, बीएलओ सबके घर में गए, सबके इंफॉर्मेशन ली कितने हैं कितने नहीं है, और हाउस होल्ड का जो मेन व्यक्ति है उससे साइन लिया। दूसरा झूठ उन्होंने ये कहा कि दस्तावेज 4 ही मांगे थे, हमने तो 11 दस्तावेज दे रहे हैं, कोई भी दस्तावेज किसी से भी मांगा नहीं गया था। दूसरा झूठ उसमें लिखा है, पृष्ठ नंबर 32 पे लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। तीसरा झूठ उन्होंने बोला था कि नागरिकता की पहचान की गई थी, बिल्कुल नागरिकता की पहचान नहीं की गई थी। सवाल अंजना जी अगर खड़े होते हैं तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए, और वैसे पप्पू यादव जी ने कहा वो जेल में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे भाई? 2023 में 147 सांसदों को निलंबित कर ऐसा कानून बनाया कि जो काम मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं उनके ऊपर कोई भी गुना दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह का एक अजब गरीब कानून जो है इस देश में पारित हुआ है। अब दूसरी एक बात बताइए, सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था? फिर कानून बदलकर सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं, ये क्यों कहा? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने को क्या तकलीफ है? आपने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने का मना कर दिया। बिहार के मतदान के पहले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग कहता है कि हमारा डेटा जो है वो पूरा नष्ट, पूरा डेटा नष्ट हो चुका है। सबकी गलती, आपको छोड़ के सबकी गलती है, मतलब आपसे मेरा मतलब है कांग्रेस पार्टी की छोड़कर सबकी गलती है, सबकी गलती। इसमें का एक भी सवाल गलत होगा, एक भी इंफॉर्मेशन गलत होंगी
तो आप मुझे यही आपके पास रिव्यू का टाइम था या नहीं था एसआईआर में भी और अभी जब रिजल्ट्स भी आए? सब गलत है, मैं उत्तर नहीं देता हूँ, सब गलत है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे दो मेहमान यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं और बाकी भी है। जल्दी से मसला चल रहा है और उसके पहले चुनाव डिक्लेयर कर दिए, और एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती है, ये भी कानून है। तो ये मत कहिए कि जगह थी। जल्दी बोलिए गौरव जी। अब अंजना जी आप चुप कराएंगी तभी बोल। नहीं, आप बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए आशुतोष जी आपके पास आते हैं, उसके बाद से मैं जाऊंगी आरजेडी और उनके पास, क्योंकि आरजेडी में भी है। आशुतोष जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। अरे अब रुक जाइए, आप वेट कीजिए सर, आप वेट करें। आप आशुतोष जी, मेरा प्रश्न यह है सीधा कि अगर आप हमेशा चुनाव आयोग, पहले ईवीएम था तो ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे 2 वोटर, अरे वोटर ही ठीक करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है, पूरी प्रक्रिया उसी के लिए की जा रही है, वोटर सुनिश्चित। हमने आज ही हेडलाइंस में तस्वीरें दिखाई हैं, बंगाल से लोग बांग्लादेश के बॉर्डर के पार जा रहे हैं जो कि यहाँ के नागरिक नहीं है। तो आप मतलब हमेशा कोई ना कोई स्केपगोट खोजेंगे। आपने लास्ट तक तेजस्वी को अनाउंस नहीं किया, आपने महाराष्ट्र में लास्ट तक उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, तेजस्वी का लास्ट में नाम लिया और आपने डेप्यूटी बना लिया उनको। 10 सीट पर हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। भाई ये सब क्या मतलब, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। नहीं देखिए, अगर 37% वोट इनको मिला है और वहां का 47% वोट जा रहा है, तो 10% का अगर गैप है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई इतना परसेंट गैप, आपका वोट शेयर नहीं इंक्रीज हुआ, उनका वोट शेयर 37 से बढ़ के अगर 47 बढ़ रहा है, कुछ तो कारण होगा। अब आप अगर उसको या तो खुल के कहिए कि वोट चोरी हुई, बेईमानी हुई और अब हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट चोरी का आरोप भी लगेगा और उसके बाद आप चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात क्या है, मुझे लगता है कि महागठबंधन को इस बारे में वाकई में बैठ के सोचना चाहिए। और मैं बार बार इस बारे में कह रहा था कि जो कास्ट अलायंस था एनडीए का, वो ऑन पेपर बहुत सॉलिड था। हमें संदेश सिर्फ उसके पॉलिटिकल अलायंस को लेकर था जो बार बार कहा जा रहा था मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं पेश कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट तक आते आते उन्होंने उसको बहुत मजबूती के साथ उसको कोऑर्डिनेट किया, और चूंकि कास्ट अलायंस बहुत पावरफुल था, इस वजह से और जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट इन द सेंस की बूथ लेवल पे जाके मैनेजमेंट किया, अमित शाह वहां जाके बैठे, उनके करीब 200-250 नेता वहां जाके बैठे, पूर्व चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जाके बैठे। तो अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी लेके काम करके वैसा ही काम महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के लोगों ने किया, अगर वैसा ही काम किए होते फिर हार गए होते, तो चलिए हम एक बात मान लेते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण विनोद जी बताती हूँ, जल्दी से। चौहान पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री, अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है भाई। हर जगह संभाल रहे हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताती हूँ, मेरे कांग्रेस पार्टी के नेता से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए इनके डेप्यूटी सीएम है, साइड में ऐसे खड़े गलियारे में जैसे कोई कार्यकर्ता हो, और मतलब जिस तरह से ये लोग डटे हुए, तो उन्होंने कहा तो हमारे यहाँ तो कोई फॉर्मर डेप्यूटी सीएम भी ऐसे खड़ा नहीं होगा जो फॉरवर्ड हो। देखिए अंजना जी, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, पर चुनाव आयोग पे दोष मढ़ना कितना सही आपको दिख रहा है, और अंदर न झांकना कितनी बड़ी दिक्कत? नहीं देखिए, सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, और अपने अंदर झांकने के बाद अपनी जो कील कांटे दुरुस्त करिए, और आपको प्रक्रिया में जो दिक्कतें आई हैं उनके बारे में बात करिए, और उनके बारे में कंप्लेंट करिए जो रास्ते खुले हुए हैं। तो नंबर 1, जो आशुतोष ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तेजस्वी यादव नेता विधायक दल भी चुने जाए और आरोप भी लगाए महागठबंधन की चुनाव आयोग ने जो है बेईमानी की, तो फिर अगर बेईमानी की आपका आरोप है, आपको विश्वास है कि बेईमानी हुई है, तो आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। सारे महागठबंधन के विधायक इस्तीफा दें और कहें हम इस प्रक्रिया से अपने को बाहर करते हैं। ये दोनों काम नहीं चलेंगे कि चुनाव भी लड़े और अगर जीत जाए तो कहते बहुत बढ़िया, हमारे कार्यकर्ताओं मेहनत कर दी, हम जीत गए, और हार जाए तो बेईमानी। तो अगर बेईमानी का आरोप आपका है तो आप फिर अपने को अलग करिए चुनाव प्रक्रिया से, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा ये है कि मैंने खुद इस बात तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अतुल जी इंतजार स्वतंत्र देव सिंह, जो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पर्चा बांट रहे थे वहां बिल्कुल बक्सर में। ऐसी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट उन पत्रकारों ने दी है जो एंटी बीजेपी माने जाते हैं, कि किस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो 9% वोट 9% बढ़ा है, जो एक्सेस वोट पड़ा है, उसका अधिकतम भाग बीजेपी को गया। ठीक है, सुबोध मेहता जी जल्दी से, ये जो आपको एनालिस्ट बता रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है या आपको अभी भी लग रहा है कि ये चुनाव आयोग, मतलब सवाल तो यही है ना कि आप कभी ना कभी एक स्केपगोट ढूंढ ही लेते हैं। कभी वो स्केपगोट मीडिया होता है, कभी वो स्केपगोट चुनाव आयोग होता है, कभी वो स्केपगोट कोई और होता है, ईवीएम की मशीन हो जाती है, कभी एसआईआर की प्रक्रिया हो जाती है। रिव्यू करने का तो सबको मौका मिलता है ना सुबोध जी। अंजना जी देखिए, आज हमारा बैठक भी हुआ है और हम लोगों ने
जो है प्राइमा फेसिया ये हम बता सकते हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई मीटिंग में कि लगभग 200 का जो गांव से, एक गांव में 200 लोगों ने हमें वोट दिया, एफिडेविट देने को तैयार है, और वहां पर हमारा वोट 1 और 2 निकला है। पहला। दूसरा ये है कि अभी पप्पू यादव भी कह रहे थे कि ऐसा संयोग है या प्रयोग है कि 1,22,000 से ऊपर वोट जो है, लगभग 4-5 मंत्री को लगभग एक ही तरह का वोट आया है, 10-5 वोट का सिर्फ डिफरेंस है। ये भी एक प्रयोग है। दूसरी ये है कि जो पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे थे और जो है ईवीएम के माध्यम से हम हार रहे थे, और उससे भी जो बड़ी बात है कि 10,000 की जो बात हो रही है अंजना जी, तो 10,000 हम जो है सीमांचल में जो जीते हैं एआईएम, वो 10,000 से क्या, वो 10,000 उनको, उन महिलाओं को नहीं मिला था। तो ये भी एक डिस्पैरिटी निकल कर आ रही है। और इस तो पिछली बार क्या एआईएमआईएम नहीं जीती थी? पिछली बार भी तो 5 जीती थी, तब कौन सा एसआईआर हुआ था? नहीं, हम 10,000 वाली बात कर रहे हैं कि 10,000 का अगर बोला जाए कि महिलाओं ने वोट दे दिया और तो हम लोग हार गए, तो वहां एआईएम फिर जीत के अपना रिटेन की है। तो ये कैसे हो सकता है डिस्पैरिटी? क्या ऐसा हुआ है? इन सब बातों को लेके, ये सब बातों के उनका तो आधार ही मुस्लिम वोटर है ना, वो तो ढूंढते हैं। जो 5 सीटें उन्होंने जीती हैं उसमें मिनिमम 64% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 50% में भी उनका काम नहीं चलता है, 64% चाहिए तभी जीत पाते हैं वो। मिनिमम उनका ये है। जल्दी से अब गौरव भाटिया जी आप दीजिए, उसके बाद मैं संजय कुमार जी के पास जाऊंगी, जेडीयू के प्रवक्ता है, जो ये दोनों के आरोप है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से पहले मैं ये बताऊं कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लीडर आत्मचिंतन नहीं करते हैं और झूठे तथ्य डिबेट में आके बोलते हैं। इन्होंने कहा 45 दिन तक इलेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, 45 दिन तक तो वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है ना? ये जो सारे आरोप आपके चैनल पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं इलेक्शन पिटीशन फाइल करते? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लगता है कि गलत हुआ है, धांधलेबाजी हुई है, मिली भगत है इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले कैंडिडेट की, फाइल करिए इलेक्शन पिटीशन और 15-20 दिन बाद आज तक पे बैठ के हिसाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला? इन्होंने कहा मशीन रीडेबल इलेक्टरल रोल नहीं दिया। इनको यह भी नहीं पता है कमलनाथ का केस है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। उन्होंने कहा मशीन रीडेबल देना जरूरत नहीं है, ये कानून नहीं है हमारे देश का। लेकिन अब हार गए, ठीकरा कहां पोड़े। इसीलिए कह रही है जनता, हाइड्रोजन बम कैसा होता है? हाइड्रोजन बम बिल्कुल बिहार परिणाम जैसा होता है जब इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। और मैं ये भी कहूंगा, देखिए रस्सी जल गई, बल नहीं गया। 6 सीटें आई हैं इनकी एआईएमआईएम से, एक ज्यादा। और इनका क्या है स्ट्राइक रेट? इनका इसके बाद आ रही हूँ संजय जी, एक बार बोल ले, सबका एक बार हो जाएगा फिर हमारा। संजय जी, मेरे हिसाब से कई सारे लोग तो ये खबर बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है कि इसने ज्यादा किया, हमारा कम करा दिया, हमारा ज्यादा हो गया। सही है क्या? नहीं, तो ये तो कहने को तो यही कह ही रहे हैं, इसी में इनका ज्यादा ध्यान जा रहा है, ज्यादा फोकस इसी पे है कि बीजेपी और एनडीए में क्या चल रहा है, जदयू और बीजेपी में क्या चल रहा है। इनका तो ये फिट केस है, बिल्कुल जो है ना, कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पूरी नकारात्मकता से भरे हुए हैं। ये नहीं विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार कितना खत्म हो गया है। अभी भी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि कांग्रेस जो है 2 फांक में बटा हुआ है बिहार में। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि टिकट बिक्री हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो लोग फिर 22 नवंबर को सदाकत आश्रम में धरना पे बैठ रहे हैं। तो उस पर उनका ध्यान नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां तक ये एसआईआर की बात करते हैं अंजना जी, बिल्कुल इनके बीएलएस जो होने चाहिए थे, उन्होंने कहीं पर कोई मतलब कोई मौजूद। परिवार की कलह के बीच तेजस्वी यादव को लालू का साथ मिला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा था बीते दिन रोहिणी आचार्य एक के बाद एक पोस्ट लिखती हैं जिसमें वो सीधा आरोप लगाती हैं तेजस्वी के इर्द गिर्द जो लोग हैं और उनके साथ घर के अंदर बदसलूकी हुई है। आरजेडी के चुने हुए विधायकों के बीच बोले हैं लालू प्रसाद यादव कि वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। अब ये भी एक सवाल है ना, सुबोध मेहता जी को दिखाई, इस पर तो वही बता पाएंगे, कांग्रेस का ट्रैकर दिखाकर फिर मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन सुबोध जी, मतलब ना चुनाव में ही जीत मिली ना परिवार, मतलब परिवार में अगर और ये बात बेटियों की है, ये बात समाज से जुड़ी हुई है, अगर मतलब अगर आरोप सही है तब तो ये बहुत चिंता की बात है और कई आरजेडी के नेता खुलकर बोल रहे हैं इस पर। देखिए अंजना जी, ये पारिवारिक बात है। मुझे लगता है कि परिवार एकदम एक साथ है, इसमें कोई
जो है इफ एंड बट नहीं है। हाँ, लेकिन जो बात सोशल मीडिया में आ रही है और ट्विटर के माध्यम से नहीं, आवाज नीचे कीजिए। एक सेकंड सुबोध जी, मैं सोशल मीडिया और ट्विटर की बात नहीं उठा रही हूँ, मैं रोहिणी आचार्य जी की बोली हुई बात उठा रही हूँ, जो उन्होंने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है। अब उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। आंख पे पट्टी बांध लेने से सच नहीं बदलता है। एकदम रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ उस पे। देखिए, जो उन्होंने बोला है वो दुखदाई है। कोई भी बेटियां बोलेगी किसी भी परिवार की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन शब्दों का प्रयोग और जो बोली है, इस शब्दों के पीछे का तथ्य हमें जानकारी नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से या फिर उनके जो वीडियो है उनके माध्यम से हम ये जान रहे हैं। तो तथ्यों की जानकारी जो है जब तक नहीं हो जाए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, इन सब बातों को वो देख रहे हैं और उस पर जो भी उनका निर्णय होगा आप लोगों के सामने होगा। लेकिन जहां तक बात रही भारतीय तो कह रहे हैं एक बार सुना देते। नहीं, आप सुनिए एक बार क्या उन्होंने बोला है। रोहिणी जी ने सुनिए, हम सुनाएंगे आपको उन्होंने क्या कहा है। और लालू जी खुलकर साथ दे रहे हैं, तो ये कैसे क्लियर होगा भाई? मतलब अगर वही तो कह रहा हूँ ना अंजना जी कि जो रोहिणी जी कह रही हैं, इसके पीछे की सच्चाई ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसके पीछे की सच्चाई लालू जी को पता है और लालू जी के परिवार को पता है। इन सब बातों को लेके परिवार, जैसा मैंने कहा, एकजुट है। और कुछ इमोशनल बातें आई हैं तो ये लालू जी बस सुनिए, हमारे दर्शकों को सुना देते हैं एक बार। सुनिए भाई, इस पे बोलिएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा महिलाओं का वोट चाहिए, 30,000 मकर संक्रांति पर दे देंगे, लेकिन बेटी के साथ घर में ऐसा होगा। धीरेन्द्र कुमार जी, एक प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद मैं जाऊंगी उनके पास। सुबोध जी। अंजना जी, देखिए, जो अभी बातें हो रही थी कि इस तरह के मतदान और ग्राफिक्स वगैरह आप दिखा रहे हैं, आपको याद होगा लालू जी का जमाना, जिस समय प्रेमचंद हुआ करते थे और उस समय यहाँ इनके पास जिन निकलता था। वो जिन पूरा का पूरा आप देखिए ना कि इधर ट्रांसफर है। अभी आशुतोष जी ने ठीक कहा है, अब जब इधर जिन आ गया तो इनके यहाँ जयचंद निकल गया प्रेमचंद की जगह पे। तो ये इनका प्रॉब्लम है ना, जातीय जनाधार ये लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो कि सच्चाई है। एक छोटी छोटी जातियों को आवाज दिया लालू जी ने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर उन्हीं जातियों की आवाज को भी बंद कर रहे हैं इनके लोग। इस बात पर उनका ध्यान नहीं। आज भी जो दलित और SC/ST के केस, छोटा रिएक्शन आशुतोष जी, इस पर मैं आपका लेना चाहती हूँ। क्या ये जरूरी नहीं है कि आज रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने शरीर का अंग दिया अपने पिता के लिए, और वो ऐसी शिकायत कर रही है, तो उसको ऐसे कह दिया जाए कि अब वो तो वही बोल रही है, हो सकता है झूठ बोल रही हूँ। कम से कम ध्यान तो देना चाहिए। और लालू जी अगर ओपनली साइड कर रहे हैं, क्या हम जो एक पितृसत्ता वाली समाज इस देश में देखते हैं, उस और पॉलिटिक्स में तो और भी ज्यादा है, उसी का स्वरूप है ये। देखिए, मैं हमेशा इस बात के सिद्धांत तक खिलाफ हूं कि परिवार के अंदर अगर कोई चीज है तो फिर वो परिवार के अंदर ही रहनी चाहिए, परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। रोहिणी आचार्य हो या तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, नहीं, बट डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के खिलाफ हो तो घर की बात नहीं रह जाती। तो FIR दर्ज तेज प्रताप ने किया, वो उनको किया, मुझे लगता है FIR दर्ज करा देनी चाहिए उनको। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल, मैं उस पर जा ही नहीं रखूंगी किसी को नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे घर में या आपके घर में कोई बात हो रही हो और पब्लिक में हो।
आप अगर मैच्योर फैमिली है तो आपको बैठ के उसका समाधान खोजना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपकी बहन कोई शिकायत करी तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, अगर भाई को कोई प्रॉब्लम तो बहन से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप पब्लिकली चीजों को अगर आप करेंगे तो रोहिणी आचार्य की गलती है कि वो मैं किसी को मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं, पब्लिकली बोल रही है। मैं कभी इस बात को मैं इसका कभी साथ नहीं होता कि अगर परिवार है तो परिवार को साथ रहना चाहिए, संकट हो या संकट ना हो, परिवार की बात बाहर नहीं जानी चाहिए कभी। परिवार की बात बाहर नहीं जानी चाहिए तो हम सभी सहमत होंगे, इसमें कोई नहीं बोलेगा कि परिवार की बात बाहर जाए, लेकिन जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। और ये जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव जी की है कि वो पार्टी के भी मुखिया है, परिवार के भी मुखिया है। राबड़ी जी की है कि वो दोनों भाई बहनों को बिठा करके उनके बीच जो भी मतभेद, जो भी गलतफहमियां दूर करें। और परिवार के बाहर का व्यक्ति इतना ताकतवर न हो जाए कि बहन को आरोप लगाना पड़े कि उस पर चप्पल चलाई गई। अगर परिवार के बाहर का व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाएगा कि बहन आगे सार्वजनिक आरोप लगाए तो चिंता का विषय है। इसका क्या संदेश जा रहा है? अभी अब कल आप चुनाव हारे हैं, आज परिवार में कलह हो रही है। सार्वजनिक रूप से दोनों का नाम ले रही हैं, संजय यादव का जो क्रिकेटर है, क्या उनसे पूछा गया? क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने संजय यादव और रमेश से दोनों जो कांग्रेस बीजेपी एकदम 30 सेकंड जल्दी से आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे अतुल जी, फिर मैं आ रही हूँ। आपने जितना भी कहा कि हमारी ये गलतियां है वो गलतियां, सबने जिसने भी कहा वो सब मानता हूं मैं कि उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन जो भाग रहा है, गौरव भाई भी नहीं बता पाए, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन वो मैं जो बोला सच है, कहीं पे भी जाके पड़ताल कर लीजिए। लेकिन एक बात, 65 लाख लोग जो मरे, जो बाहर निकाले गए, उनकी लिस्ट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गौरव जी इतना ही टाइम आपको भी मिलेगा, जल्दी से 30 सेकंड, टाइम खत्म सर। गौरव जी। हाँ धन्यवाद। देखिए मुझे लगा आशुतोष जी ने जब कहा है कि परिवार की चीज परिवार में ही रहनी चाहिए, तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए शायद कह रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा मुख्यमंत्री पद परिवार की चीज है, राबड़ी देवी को बना दिया। दूसरी बात, महिला विरोधी इसलिए भी है कि उनको महिला सशक्तिकरण का मतलब लगता है। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।